आप देख रहे हैं स्पेशल एट 4। मैं हूं आपके साथ इमरान खान। साल 2019 के लिए हज के दरखास्त की आज आखिरी तारीख है और आज शाम 5 बजे तक हज के लिए दरख्वास्त की जा सकती है। लेकिन अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल हज के लिए उम्मीद से काफी कम फॉर्म जमा हुए हैं। हुकूमत ने हज के लिए तारीखों का ऐलान काफी पहले कर दिया था, लेकिन कम फॉर्म आने की वजह से कई बार तारीखें भी बढ़ाई गई। बताया जा रहा है कि अभी भी उम्मीद के मुताबिक हज फॉर्म जमा नहीं हुए। माना यह भी तारीखें भी बढ़ाई गई। बताया जा रहा है कि अभी भी उम्मीद के मुताबिक हज फॉर्म जमा नहीं हुए। माना यह भी जा रहा है कि हज महंगा होने की वजह से इस साल आज़मीन हज की तादाद में गिरावट आई है और हज महंगा होने की कई वजूहात भी बताई जा रही हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना और हज पर 18% GST इसमें सबसे बड़ी वजह के तौर पर सामने आ रही है। हुकूमत ने पिछले साल हज सब्सिडी खत्म की थी तो दावा किया था कि इससे हज महंगा नहीं होगा और इससे जो हाजी हैं उनकी तादाद में कोई असर भी नहीं पड़ेगा, आज़मीन हज की तादाद में कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बार हज काफी महंगा होता दिखाई दे रहा है। इसका सीधा असर आज़मीन हज पर दिखा है। डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रुपया, खत्म हुई सब्सिडी और 18% GST का असर अब सफर हज पर साफ नजर आने लगा है। 2019 के आज़मीन हज के लिए आज फॉर्म जमा करने का आखिरी दिन है, लेकिन मुल्क के ज्यादातर हिस्सों से मायूस करने वाली रिपोर्ट ही आ रही है। हज के लिए अभी तक उम्मीद से काफी कम फॉर्म जमा हुए। हुकूमत ने इस साल ये सोचकर वक्त से पहले हज दरखास्त की तारीख का ऐलान किया था कि ज्यादा एप्लीकेशन आएंगी, लेकिन कई बार तारीखें बढ़ाने के बाद भी कोटे के बराबर भी एप्लीकेशन नहीं जमा हुई हैं। दिल्ली में इस बार महज 6000 दरखास्त आई हैं, जबकि पिछले बरस 8000 के करीब दरखास्त आई थी। यूपी में हज दरखास्त की तारीखें 2 बार बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन बीते हफ्ते तक यहाँ पर करीब 28,000 फॉर्म जमा हुए थे। वहीं वेस्ट बंगाल, असम और बिहार में भी ऐसी ही खबर है। यहाँ भी हज कोटे की सीटों के बराबर भी फॉर्म नहीं आए हैं। इसकी एक वजह हज का बहुत ज्यादा महंगा होना बताया जा रहा है। कुछ ऐसे ही हालात झारखंड में भी हैं। 2 बार तारीखें बढ़ाने के बावजूद अभी तक करीब 2000 फॉर्म ही जमा हुए हैं, जबकि यहाँ का कोटा 3500 का है। लगभग 2000 से ऊपर फॉर्म आ चुका है और हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 2000 से कम ही, जिस तरह से बहुत धीमी रफ्तार थी तो हम लोगों ने सोचा था कि 2000, लेकिन ये 2000 से ऊपर फॉर्म आ चुकी है। पिछले बार की बनिस्बत थोड़ा कम है। पिछले बार 2600 के आसपास था। इस बार अब हम लोग देख लेते हैं तो थोड़ा कमी आई। हज महंगा होने का मुद्दा अब सियासी लीडर भी उठा रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माजिद मेमन ने कहा है कि वो इस मामले पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी से बात करेंगे। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं और मुझे लगता है कि वजीर आज़म को भी इतनी तो जानकारी ज़रूर है कि हज एक इस्लामी फरीज़ा है हर मुसलमान के लिए, और हर मुसलमान के लिए एक ख्वाब है, एक सपना है कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी एक बार जाके हज को चला जाए। और कल मुख्तार अब्बास नकवी से बात करूँ। दिल्ली में पिछले साल हाजियों से अजीजिया कैटेगरी में 2,30,755 रुपए लिए गए थे, जबकि ग्रीन कैटेगरी में 2,65,500 रुपए लिए गए थे। डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने और 18% GST शरह की वजह से इस बार हज महंगा हो गया है, जिसकी वजह से आज़मीन हज की तादाद में गिरावट के इम्कान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश रहती है कि वो जिंदगी में एक बार अल्लाह के घर का दीदार कर ले और उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो हमेशा ये कोशिश करता है कि बेहतर तरीके से हो जाए। लेकिन क्या वजह है कि अब हाजियों के अज़्म पस्त हो रहे हैं या फिर हालात इस कदर पस्त हो गए हैं कि उनकी तादाद में कमी हो रही है? हज कमेटियों की बड़ी चूक है? ये बहुत सारे सवाल हैं जिन पर बात करने की जरूरत है और जिन्हें समझने की जरूरत है। ये एक बड़ा सवाल है कि इस साल तादाद में ये कमी क्यों, और उनको हम और तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन 2 इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है।
पहले उन दोनों का तारुफ मैं आपसे करवा दूं। मेरे साथ अफरोज आलम साहिल साहब हैं स्टूडियो में, जो कि सीनियर सहाफी हैं और बियॉन्ड जो हेडलाइंस के एडिटर भी हैं। सर खैर मकदम है आपका अफरोज साहब। अनीस दुरानी साहब को भी हमने अपने साथ जोड़ा है, साबिक चेयरमैन है दिल्ली हज कमेटी के। आपका भी खैर मकदम है अनीस दुरानी साहब। दुरानी साहब, आपकी तरफ सबसे पहले मैं रुख करूंगा आपसे। मेरा सवाल है, जो हज की जो कैटेगरीज है, अजीजिया कैटेगरी और ग्रीन कैटेगरी, 2,35,000 अजीजिया कैटेगरी का खर्चा आता है अभी की डेट में और 2,65,000 रुपए ग्रीन कैटेगरी का खर्चा है। आप मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप साबिक चेयरमैन हैं दिल्ली हज कमेटी के, कि ये इतना अमाउंट जो है, जो अब जो 2,65 और 2,35 के करीब आ रहा है, वो उसमें क्या क्या जुड़ा हुआ होता है, ये इतना बढ़ कैसे रहा है, इसमें इजाफा इतना क्यों हो रहा है, ये मेरा आपसे सवाल है। पहले ये थोड़ा समझाने की हमें कोशिश कीजिए। देखिए, इसमें जहां तक हाजी के रोजाना की जिंदगी का ताल्लुक है वहां पर, उसमें उससे कोई फर्क नहीं होता, दोनों जाजीजिया में रहें या ग्रीन के अंदर रहें जी। जो फर्क है असल में वो है मसाफत का है, हरम शरीफ से कितनी दूरी पर है। दूरी की वजह से ये होता है, ठीक है, वो तो एक बेसिक बात होगी, वो तो समझ में आ गई। तो लेकिन 5 दिन की प्रैक्टिस होती है और पैदल ही ज्यादा चलना है, तो ये जो खर्चा है ये कैसे इतना बढ़ जाता है, कैसे जुड़ रहा है? देखिए, इसमें जो मौलिम की फीस बढ़ी है, कुछ चीजें उधर से भी बढ़ी हैं, मौलिम की फीस बढ़ी है, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी वहां बढ़े हैं जो पहले कम थे इसके मुकाबले में। और मैंने जैसे अभी कहा कि उसमें वैसे कोई फर्क नहीं है सिवाय मसाफत के, लेकिन जो खर्चे जो बढ़ते हैं, मसलन ये कि बसें पूरे टाइम के लिए हायर की जाती हैं, क्योंकि मैं दोनों कैटेगरी की ही बात कर रहा हूं, दोनों में ही इजाफा है ना, इसलिए मैं दोनों में इजाफा इसी वजह से है कि ये जो 35,000 का जो फर्क है अजीजिया और ग्रीन में, उसकी सिर्फ एक ही बुनियाद है, वो ये है कि मसाफत कितने दूर है। नहीं, वो तो हम समझ गए, इसके अलावा भी तो दोनों में जो इजाफे हुए, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। नहीं, इसमें और तो कोई इजाफे नहीं हुए मेरे ख्याल से, ऐसे और मजीद कोई इजाफे नहीं हुए हैं इसके अंदर। नहीं, ये सवाल था कि 2,35,000 2,65,000 जो है वो एक बड़ी रकम है, तो अच्छा, ये कैसे बनती है, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, इसमें एयर फेयर शामिल होता है, एयर फेयर शामिल होता है। एयर फेयर जो है उसके अंदर भी कुछ चीजें जो ऐसी हैं जिसका अभी तक जवाब नहीं मिल पाया सही तरीके से। मसलन पहले जो है उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, चार्टर्ड फ्लाइट होती थी। चार्टर्ड फ्लाइट का जो रूटीन होता है वो तकरीबन 100% फुल जाती है, वो उसमें किसी किस्म के घाटे का सौदा नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद चार्टर्ड फ्लाइट से महंगा किराया लिया जाता था, जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स का जो वो एक पैमाना है। आमतौर पर जो ये एयर कंपनीज की फ्लाइट है वो 65-70 के करीब बुक चलती हैं, 25-30% उसमें खाली जाता है। लेकिन ये 100% मार्जिन की फ्लाइट है जिसमें 100% बुकिंग हुई है जी। तो उसके बावजूद उससे जो चार्जिंग है उसके अंदर ज्यादा चार्ज लिए जाते हैं। और सब्सिडी का मसला भी इसी से जुड़ा हुआ था। अब जब सब्सिडी भी खत्म हो गई है तो ये हज कमेटी को चाहिए या गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको ओपन टेंडर खोले, ओपन टेंडर खोल के और लोगों को कंपटीशन मार्केट के अंदर उतारे। ये बड़ा सवाल है जी। शायद हो सकता है कि कोई एयरलाइंस या कोई और जो कमेटियां हैं वो अपने ढंग से इसको आगे बढ़ा सके या कुछ सस्ते में हमें हज करा सके। बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं जी। बिल्कुल करा सकते हैं और ये प्रैक्टिस एक दफा हुई भी है, 2-3 साल तक ये प्रैक्टिस जारी रही। लेकिन उस वक्त जिन लोगों के इसमें मफादात थे उन्होंने उसको एक तरह से कर्टेल करा उसको और उसको डेवलप होने नहीं दिया, वरना अब तक ये चीज अच्छी तरह से वेल स्टैब्लिश्ड हो जानी चाहिए थी। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अफरोज आलम साहब, पहले तो मांग होती थी, रियासतों से भी मांग होती थी कि हमारे कोटा बढ़ाइए, हमारा कोटा बढ़ाइए, क्योंकि तादाद ज्यादा होती थी आजमीन की। अभी हम देख रहे हैं कि कोटा पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ये सवाल अहम है कि हाजियों के आज़्म पस्त है या फिर हालात पस्त हैं। देखिए, इसमें कहने में कोई परेशानी नहीं है मुझे कि हज के नाम पे जो सर्विसेज दी जाती हैं हाजियों को, उसमें लगातार गिरावट आ रही है, लगातार कमी आ रही है। पहली बार आप इस पर आपने खुद न्यूज की है हाजी इस्लाम ने कि हाजी जब आता है हज करके तो खुश आता है, उसको एक बहुत खुशी होती है अंदर से कि हम अल्लाह की बारगाह से लौट कर आए हैं। लेकिन पहली बार आके उसको एयरपोर्ट पे परेशान होना पड़ा, उनको नारेबाजी करनी पड़ी। हज कमेटी ऑफ इंडिया के खिलाफ नारेबाजी उन्होंने किया, वहां पे उनको हंगामा करना पड़ा। आप देखिएगा कि 40 लोगों के टेंट में 100 लोगों को रखा जा रहा है,
तो उस तरह की परेशानी है। हमारे पास, मैं सहाफी हूं, तो हमारे पास कई सारे ऐसे वीडियोज आए जिसमें हमने देखा कि लोग ये बात कर रहे हैं कि हमें खाने के लिए 10 ग्राम दाल और एक रोटी दी जा रही है। बिल्डिंग के मामले है, जो रिहाइश की बात है कि एक कमरे की कैपेसिटी अगर 4 लोगों की है तो आप वहां पे 6 लोगों को रख रहे हैं। तो इस तरह की बेशुमार परेशानियां जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2016 में 4,48,266 लोग गए थे। ये हज कमेटी ऑफ इंडिया का डेटा है जो मुझे मिला था वहां से। जी, 2017 में लौट रहा हूं, हम सीधे लिए चलेंगे जरा अपने नाज़रीन को। इसरो के जरिए सैटेलाइट की जो लॉन्चिंग है वो शुरू हो चुकी है। सीधी तस्वीरें GSAT-7A, ये श्रीहरिकोटा से सीधा प्रसारण बराह रास्त तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं जी सलाम के जरिए। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की लॉन्चिंग, लिफ्ट ऑफ नॉर्मल, जैसा कि आरओडी ने भी अनाउंस किया, नॉर्मली लिफ्ट ऑफ है इसका। GSAT-7A की लॉन्चिंग, मुल्क के 39वें कम्युनिकेशन सैटेलाइट की शानदार लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। जी हां, यह खला में भेजा जा रहा है और हिंदुस्तान ने जिस तरह से खला में अपने पैर मजबूत किए हैं, अब हम दूसरे मुल्कों के भी सैटेलाइट ले जाने की सलाहियत रखते हैं। और पिछले दिनों भी हमने कारनामा कर दिखाया था। आज कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें मुल्क के 39वें कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7A के लॉन्च की आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये खला में भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप बराह रास्त देख रहे हैं। तो हिंदुस्तान लगातार खला के शोबे में अपने पैर मजबूत कर रहा है। आज हम बेहद सस्ती टेक्नोलॉजी के जरिए खला में सैटेलाइट भेज पाते हैं और यह सिलसिला मजीद जारी है और तेजी से इसमें इजाफा। तो मुल्क की 39वीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो खला में हिंदुस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जी सलाम पर। मुल्क के 39वें कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7A के लॉन्च की तस्वीर है। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे खला में भेजा जा रहा है। और इस वक्त सभी की नजरें इसकी लॉन्चिंग के बाद ये सही तरीके से खला में पहुंचे और काम करना शुरू करे। इसको लेकर के कम्युनिकेशन ये सैटेलाइट है, इसे हिंदुस्तान को कम्युनिकेशन के शोबे में बहुत कुछ बड़ी मदद हो सकेगी। और ये 39वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो GSAT-7A को श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से जो लॉन्च पैड से GSLV F11 के जरिए लॉन्च किया जा रहा है और ये सैटेलाइट इसरो ने ही तैयार किया है। ये 8 साल तक अपनी खिदमत अंजाम दे सकता है। ये सैटेलाइट खासतौर से एयरफोर्स के तैयारे, हवा में मौजूद अर्ली वार्निंग कंट्रोल जो प्लेटफॉर्म है उसको लेकर के ड्रोन और ग्राउंड स्टेशनों को भी जोड़ देगा और इससे एक खासतौर से नेटवर्क तैयार हो जाएगा जो कि इसी महीने 5 दिसंबर को इसे इसरो ने तैयार किया था।
और हम हज को लेकर बात कर रहे हैं, महंगे होते हज के सफर को लेकर बात कर रहे हैं, कोटा होने के बावजूद भी कम दरखास्त को लेकर बात कर रहे हैं। आज दरखास्त का आखिरी दिन था। मेरे साथ अफरोज आलम साहिल साहब हैं, अनीस दुरानी साहब हैं। अफरोज आलम साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और आपने बाकायदा इसकी स्टडी की है और आपने देखा कि कहीं ना कहीं ये मरकजी हज कमेटी की एक बड़ी नाकामी है और वहां पर बड़े पेंच हैं जिसके चलते सारा सिस्टम गड़बड़ाया सा नजर आता है। तो मैं बात कर रहा था कि इस कहने में मुझे कोई परेशानी नहीं है जी कि लगातार जो सर्विस है जो हाजियों को मिल रही है उसमें बहुत गिरावट आ रही है। तो जाहिर सी बात है, जब गिरावट आएगी तो पब्लिक जो है नहीं जाना चाह रही है। जिन हालात का, जिन परेशानियों का सामना इस बार हाजियों ने किया है, तो वो बहुत मतलब गौर करने वाली बात है। तो मैं आपको डेटा बता रहा था कि 2016 में 4,48,266 लोग इंडिया से हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए हज पे 4,48,266 जो है वो दरखास्तें हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास आई थी। 2017 में 3,56,950 दरखास्तें जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास आई थी। और अभी तक जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के लोग, जो मेरी आज बात हुई है किसी से, तो उनका कहना है कि तकरीबन जो है 2 लाख से ज्यादा फॉर्म ही इस बार भरा गया है जी। तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि पैसे बहुत ज्यादा लिए जा रहे हैं। और पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो सर्विसेज मिलनी चाहिए वो परेशानी जो है वो बहुत ज्यादा है। लोग वहां बहुत जाके परेशान होते हैं। मैं कई लोगों से इस बारे में मिलता रहता हूं, लोगों से बातचीत करता रहता हूं। तो कई लोगों की शिकायतें हैं कि उनका सिलेक्शन ग्रीन कैटेगरी के लिए हुआ, लेकिन उनको अचानक 4 दिन पहले अजीजिया में भेज दिया गया। अब जो उनका रिफंड पैसा है वो अब तक नहीं मिल पाया। और इस बार तो हद ये हो गई कि लोग हज से वापस आ गए, बाद में कहा गया कि आपको एयर फेयर के नाम पे और देना है, जबकि आप एयर फेयर के नाम पे ऑलरेडी मैक्सिमम जो है वो 1.25 लाख रुपए तक ले रहे हैं। जीएसटी की बात की, आम जो ट्रैवलर्स होते हैं जो जहाज के थ्रू जाते हैं उनसे 5% जीएसटी ली जाती है, लेकिन हाजी को जो है वो 18% तक जीएसटी जो है वो देना पड़ रहा है। तो इस तरह से देखेंगे कि पूरा एक बहुत बड़ा करप्शन जो है वो हज के नाम पे इस देश में चल रहा है। खुद पार्लियामेंट में जो है वो हेल्थ मिनिस्टर ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाजियों के जो टीका खरीदने में जो मामला हुआ था उसमें एक करप्शन आया था, उसमें जो है घोटाले हुए हैं। बदउनवानी इसकी एक बड़ी वजह है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के बड़ी जांच की जरूरत है। और जिस तरह से लाखों लोग, हमारे साथ मुफ्ती साहब भी जुड़ गए हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं, आपका भी खैर मकदम है। मुफ्ती साहब, यही आपसे जानना चाहेंगे कि लाखों की तादाद में आजमीन हर साल जाते हैं हिंदुस्तान से, फिर इतनी बेतवज्जोही क्यों, इतनी बदनज़मी क्यों? देखिए मोहतरम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाजी जब अल्लाह उसके रसूल के घर की जियारत के लिए जाता है तो एक तमन्नाएं उनके दिलों में रहती हैं, वो अंगड़ाइयां लेती है कि हम अपने रब की घर की जियारत कर लें। लेकिन गवर्नमेंट के साथ एक तवक्का रहती है कि ये वो गवर्नमेंट है जिसके ऊपर हमने ट्रस्ट किया, भरोसा किया, ये गवर्नमेंट हमें वहां पर सहूलतें मुहैया कराएंगी। लेकिन जब सहूलतें मुहैया नहीं होने लगी और पैसे उतने लगने लगे जितने की पीटीए में लगता है, टूर और ट्रेवल्स में लगता है, लोगों ने इस चीज को महसूस कर लिया कि जब हमें टूर एंड ट्रेवल्स में फैसिलिटीज मिलेगी, वहां पर इंतजाम हमें मिलेंगे, तो हमें सरकारी में जाकर के उतना ही खर्च करना, उसमें उतने पैसे में अगर हमें प्राइवेट में हो जाता है तो क्यों ना प्राइवेट में जाए। क्योंकि हमें सहूलत के लिए फुकदान पाया जाता है, रहाइश का इंतजाम दूर होता है, लोग बूढ़े होते हैं जो हज करने के लिए जाते हैं। अमूमन हिंदुस्तानियों का रिवाज है कि उम्र हो जाती है तो हज करने के लिए जाते हैं, इनकी रिहाइशें काफी दूर होती हैं, वहां से उनके लिए वॉकिंग डिस्टेंस होता है, जो वो कहने के लिए वॉकिंग डिस्टेंस है वो 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चलना उनके लिए काफी मुश्किल, तकलीफदा हो जाता है उस सबके लिए। तो लोगों ने ये चीज को महसूस किया है कि हमें अगर इंतजाम नहीं मिलेगा तो हम नहीं जाएंगे। मेरे पास सैकड़ों की तादाद में हुज्जाज इकराम के फोन आ रहे हैं, वो सभी कहते हैं हजरत क्या गवर्नमेंट इस चीज पर कभी कदम उठाएगी या नहीं उठाएगी कि हुज्जाज इकराम को नजदीक रखा जाए या फिर ट्रांसपोर्टेशन का सही इंतजाम किया जाए, वहां पर हुज्जाज इकराम को सही घर में रखा जाए जहां पे पानी टपकते हैं, जहां पर गैस नहीं होता, वहां पर पानी की सहूलतें नहीं होती, बाथरूम की तकलीफें होती है। ऐसे घरों में रह करके हम अपने सही अरकान नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप को सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के गौर तलब बातें ये है कि लोग परेशान हैं जी, लोग परेशान तो परेशानी का हल अगर गवर्नमेंट सही तरीके से निकालेगी तो इसमें मुद्दतें इनको बढ़ाना चाहिए। एक दूसरा पहलू भी है मोहतरम, वो पहलू ये है कि इस मर्तबा बहुत शुरुआत से ही ये शुरू हो गया है, यानी एक हज खत्म के बाद दूसरे हज की तैयारी बता रहे, लेकिन ये घर खरीदने में गलती कर चुके हैं, वहां फ्लाइट में गलतियां करते हैं। तो ये सारी गलतियों का खमियाजा, गलतियां करे गवर्नमेंट और उसका खमियाजा ये हुज्जाज इकराम भरते हैं। तो इस बात से वो एक बहुत अहम बात है और पैसा खर्चा करने के बाद ये खामियाजा भुगतना वाकई अफसोसनाक है। मैं अनीस दुरानी साहब की तरफ जाना चाहूंगा। अनीस साहब, मरकज के पास जीएसटी नाफिज होने के बावजूद, सब्सिडी खत्म होने के बावजूद और रुपए के कमजोर होने के बावजूद भी कोई लाहे अमल है कि कुछ अखराजात को कम किया जा सके, लोगों को बेहतर सहूलत दी जा सके? देखिए, सारे
प्रोसेस के अंदर करप्शन शुरू से ही दाखिल है, बरसों से इसमें करप्शन चल रही है। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ जो हिंदुस्तानी हाई कमीशन जो इन चीज़ों का पहले देखता था और अभी भी वही देखता है, भले ये अक़लियती उमूर के तहत चला गया है, वहाँ पर लोग 10-10, 12-12 साल से वहाँ से ट्रांसफर नहीं होते। और एक वहाँ पे एक मफाद परस्त गिरोह का एक जमघट लग जाता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मकानों के अंदर सबसे बड़ा स्कैंडल जो है करप्शन का, वो मकानों के लेने में होता है। और ये इसमें इतने यहाँ से एम्बेसडर भी गए और हज के जो जिम्मेदार भी गए, लेकिन कोई इसमें तब्दीली कर नहीं सका। बुनियादी बात यह है कि जब तक वहाँ से लोगों को एक सेट टेन्योर होना चाहिए कि 2 या 3 साल के बाद उनको बदल दिया जाए, वापस इंडिया बुला लिया जाए या कहीं और डिपोटेशन कर दिया जाए, तब तक ये मसला हल होने वाले नहीं है। जी, मतलब हुकूमत कोई भी रही हो, बदउनवानी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रही है और इसका सीधा खामियाजा आदमी को लिमिट से ज्यादा हो गया हर चीज में। जी, इस दफा जितनी शिकायतें 2-3 साल के अंदर अब के आई, इतनी शिकायतें कभी पहले नहीं आई। जी, अफरोज आलम साहब, एयर इंडिया पर ही डिपेंडेंसी क्यों है? प्राइवेट कंपनियों के लिए भी तो खुला टेंडर होना चाहिए, कम से कम वो कहीं ना कहीं सस्ते में ले जाएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, आजमीन को फायदा होगा। इसको लेकर भी अब बात होनी चाहिए। और ये कोशिश बीच में किसी ने उठाया था, लेकिन बहुत सारे, जैसे कि अभी निकल कर बात आई कि बहुत से लोगों के मफाद जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको पीछे कर दिया गया। देखिए, ये बात पिछले 10 सालों से लगातार हो रही है कि टेंडर मंगाया जाए, लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया या उनसे जुड़े लोगों का ये तर्क रहता है कि बाइलेटरल एग्रीमेंट में ऐसी बात कही गई है कि हम सिर्फ एयर इंडिया और जो है सऊदी एयरलाइन से ही हम भेज सकते हैं। तो लेकिन कभी भी वो बाइलेटरल एग्रीमेंट क्या होता है उसकी कॉपी नहीं देते हैं। कई बार आरटीआई भी मांगी गई, कई लोगों ने मांगा, लेकिन वो उसको हमेशा छुपा के रखते हैं। तो वो सच जो है बाइलेटरल एग्रीमेंट का सच भी लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है। तो ये एक बड़ी बात है और ये बहुत मुमकिन है हद तक कि जो है एक बार में हज कमेटी ऑफ इंडिया 1,27,000 28,000 लोगों को भेज रही है, तो बहुत जरूरी है कि भाई ओपन टेंडर हो, जिससे लोगों को जो है बहुत सस्ती जो है वो ट्रैवलिंग उसमें। आप देखिए कि आम दिनों में हाजी जो है वो या कोई भी आदमी अगर जाना चाहता है सऊदी में, तो वो 40 से 50,000 मैक्सिमम में जा सकता है। अगर आप पीटीओ से बात कीजिएगा तो वो टिकट हाजियों का कराते हैं सिर्फ 60,000 मैक्सिमम में, आना जाना दोनों। लेकिन जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजियों से 1 लाख 1.25 लाख रुपए तक जो है वो सिर्फ एयर फेयर के नाम पे ले रहे हैं। और उसमें भी हद यह है कि आप 18% जीएसटी ले रहे हैं, जहां पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बाकी ट्रेवलर से जो सर्विस टैक्स या डेवलपमेंट चार्ज होता है वो सिर्फ 1123 रुपए होता है, लेकिन हाजियों से वो पैसा जो है वो तकरीबन 11,000 12,000 19,000 तक वसूल किए जा रहे हैं। मैंने खुद इस पे स्टोरी किया था कि इस साल जो है जो हाजी लौट कर आए हैं उससे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2 अरब 6 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। तो ये हज जो है तमाम डिपार्टमेंट्स के, सरकार के तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए कमाने का एक जरिया है, लेकिन सहूलत नहीं देना है। सहूलत उसमें कहीं ना कहीं कमी है और ये एक बहुत अफसोस की बात है। लेकिन अब ये धीरे धीरे सामने चीजें आ रही हैं और लोग अपनी आवाज उठाने लगे हैं। मैं अनीस दुरानी साहब की तरफ जाना चाहूंगा। सूबाई हज कमेटियों के जरिए भी बदउनवानी की खबरें आती रहती हैं, कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। मरकजी हज कमेटी की तो ये बात कर ही रहे हैं, लेकिन सूबाई हज कमेटियों, जब झारखंड की भी पिछले दिनों खबर आई थी, उत्तर प्रदेश हज कमेटी की भी काफी शिकायतें रही हैं, तो ये भी एक बड़ी मुश्किल है। कहीं ना कहीं सभी में समन्वय की कमी होना, ये भी एक बड़ा मसला है। देखिए, ये जो करप्शन तो वहां पर भी है स्टेट हज कमेटियों के अंदर, लेकिन उसकी नौइयत दूसरी है। मसलन वो ये करते हैं कि कुरे के बाद जो है जो उसमें भी कुछ नाम शामिल कर देते हैं। कुरे का फाइनल फिगर देने के अंदर वो स्पेस रखते हैं कि अपने लोगों को एडजस्ट कर सकें। उसके अलावा जो कोटा ऐसा होता है कि जब जैसे बिहार, बंगाल और आसाम की 3 स्टेटें हैं, यहाँ का कोटा कभी पूरा नहीं होता क्योंकि गुर्बत ज्यादा है इन इलाकों में, तो जितना और आबादी काफी है, तो उस वजह से वहाँ का कोटा कभी पूरा नहीं हो पाता। वहां से कोटा सेंट्रल हज कमेटी आता है, वो स्टेटों में बांटती है। तो बाद स्टेटें तो उसको ओपनली वेटिंग लिस्ट के हिसाब से तकसीम करते हैं। बाद लोग उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत 420 भी करते हैं और वो सब सीटें जो हैं वो बिक जाती। इस तरह की चीजें हैं। तो ये तो जो खुद लोगों की सवाबदीद पर है, जो जिम्मेदार हैं स्टेटों के, कि वो अपने यहाँ करप्शन को होने न दें और हज कमेटी के अमले को ज्यादा सख्त गिरफ्त में रखें। ये एक बहुत अहम बात आपने कही।
हमारे साथ अनीस दुरानी और अफरोज आलम साहिल साहब भी हैं। मैं साहिल साहब आपसे बस ये जरूर एक बात जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने इसको पूरा इसकी स्टडी की है, चूक भी आपको समझ में आ गई कहाँ है, कोई ऐसा मुतबादिल जो फौरी तौर पर आजमीन को राहत दे सके और उनको कम से कम बेहतर सहूलत उनके पैसे की मिल सके, आपको क्या नजर आता है? देखिए, पहले तो हाजियों जो लोग भी हज के लिए जा रहे हैं उनको बेदार होना होगा और वो बेदारी धीरे धीरे हाजियों में आ रही है जी। आपको मैं एग्जांपल दूं कि झारखंड हज कमेटी की तश्कील की गई, उसमें खुद हमारे मंत्री साहब मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी उस कमेटी के एक मेंबर थे जी। लेकिन वहां के लोग ही बेदार हुए और उन्होंने बताया कि जो हज एक्ट 2002 है उसके तहत जिन लोगों की कमेटी में रहना चाहिए वो लोग नहीं है, बल्कि ये गलत लोगों को इसमें भरा गया है जी। तो उसको लेकर हमारे एक शमीम साहब हैं, वो कोर्ट गए और वहां पे फाइनली अभी 2 दिन पहले कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि जो है कमेटी फिर से तश्कील की जाए। तो बेदारी जो है वो ये धीरे धीरे आ रही है कम्युनिटी में, लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। जहां अब तक ये बात होती थी प्रॉब्लम्स की, उस पर लोग बात करते नहीं थे, लेकिन खुल के अब लोग बोल रहे हैं। वहां से आप देखिए कि जो लोग हज पे गए हैं वहां पे भी लोग वीडियो बना के भेज रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो धीरे धीरे ये चीजें आ रही है और अभी जो नंबर्स घट रहा है उसकी एक वजह ये भी है कि लोग देख रहे हैं कि यार हम इतना पैसा खर्च करके जाएंगे लेकिन हमें सुविधा के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा, तो उससे अच्छा है कि हम पीटीओस के थ्रू जाएं, हम प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के थ्रू जाएं। तो ये चीजें हैं कि बेदारी धीरे धीरे जाएगी तो समस्या भी बदलेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। मुफ्ती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो तादाद होती कम कोटे के बावजूद भी, पहले कोटा बढ़ा जाने की मांग होती थी लेकिन अब तादाद में कमी आना फिक्र का बायस है। इस पर गौर खोज होना चाहिए और कहीं ना कहीं बेहतर सहूलत इसका एक रास्ता है वाहिद जो खासतौर से आजमीन को मिलना चाहिए, ताकि वो खुशी खुशी हज पूरा करके जब यहां पर आए तो वो कह सके कि हाँ वो अपना पैसा खर्चा करके गया था, उसने अल्लाह के घर का दीदार सहूलत के साथ किया, खुशी खुशी किया, वो इत्मीनान से। ये बहुत अहम बात है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप रहिए जी सलाम के साथ।